अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि इंसाफ के हसूल के लिए जाने वाली इमारतों में लोग किस तरह गैर महफूज हैं। पिछले कई बरसों से हमने देखा कि तारीख पर जाने वाले लोग जब अदालतों के हाथा में दाखिल होते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की गफलत की वजह से अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। जब भी ऐसा वाकया होता है तो पुलिस और आला अफसरान फौरी तौर पर नोटिस लेते हैं और अदालतों की सिक्योरिटी सख्त करने की हदायत की जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है पुलिस एहलकारों की तवज्जो कमज़ोर पड़ जाती है और फिर कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जिसमें कई सवालात उठते हैं। अदालत के हाथा में असला कैसे दाखिल हुआ? एक मुकम्मल सिक्योरिटी निज़ाम होने के बावजूद कोई मुसल्ला शख्स अदालत में कैसे दाखिल हो सकता है? पिछले दिनों सेशन कोर्ट में हाथा अदालत में ऐसा ही एक वाकया पेश आया जहां 22 साला नौजवान को गोलियां मार के शदीद जख्मी कर दिया गया और चंद रोज बाद उसकी मौत वाकया हो गई। ये वाकया क्या है? किस तरह इस नौजवान को कत्ल किया गया? कातिल कौन था और मकतूल कैसे घर से अदालत आया था? सबसे पहले हम बात करते हैं मकतूल के वालिद के साथ, जो इस केस के बारे में हमें तफसीलात बताएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको आज के मौजू के बारे में बताया कि किस तरह से लोग अदालतों में असला लेकर जाते हैं और अपने मुखालफिन पर हमला भी करते हैं और उनकी जान भी ले लेते हैं। पिछले दिनों लाहौर में दिन दहाड़े एक नौजवान को अदालत के हाथे के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। ये वाकया क्या है? इसके पीछे दरीना दुश्मनी का मामला क्या है? पुलिस अभी तक उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी जिन्होंने शूटर के ज़रिए एक नौजवान की 22 साला नौजवान की जान ले ली। वालिद हैं और जो मकतूल था उसके वालिद सारी तफसील बताएंगे। दुख है, बड़ी तकलीफ़ है अपने जवान साला बेटे के बारे में तमाम चीज़ों को बयान करना। बड़ा तकलीफ़ दे मरहला क्या हुआ? ये इसकी पेशी थी 25 तारीख को ना जी, 25 अप्रैल को। ठीक। तो मेरा एक बेटा लंदन होता है और मैं भी ईद के ऊपर ही लंदन गया था। मेरा पोता उधर होता है और मेरी बेटी उधर होती है, यानी कि मेरी बहू। ठीक। तो वो उधर थे तो मैंने कहा चले मैं ईद उनके साथ करता हूँ जाके। तो मैं ईद से 1-2 दिन पहले उधर चला गया हूँ, लंदन चला गया हूँ। तो ये हमारी ज़मीन है उधर कसूर में, ये वहाँ गया हुआ था। तो ये रात को आया है तो उधर अपनी बहन की तरफ ही आ गया, उधर ही रहा है जो होटल एम्पोरियम मॉल के सामने घर है। ठीक है। वहीं पे रहा है। तो ये सुबह ना उठ के तो ये चला गया, इसके साथ एक मुलाजिम था हमारा, वो चला गया। मैंने इसको वहाँ से फ़ोन किया है, वहाँ पे रात के कुछ 4-5 बजे का टाइम था। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा साद किधर हो? कहता पापा मैं जा रहा हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल, मैंने क्रॉस कर लिया। तो मैंने कहा कि साथ कौन है? कहता वो शौकत मुलाजिम है मेरे से। मैंने कहा चलो बेटा वो जाना उधर जिधर से जजों की एंट्री होती है ना, जज साहबान आते हैं। मैंने कहा उधर बैक साइड पे उधर गाड़ी खड़ी करके तो अपनी हाज़िरी लगवाओगे तो फिर वापस आ जाओ जल्दी से। कहता ठीक है पापा। उसने इसी तरह किया है कि वो गया उधर और वहाँ पे वो गया है कोई 9:45 बजे और 9:45 बजे अदालत के अंदर एंटर हो गया और वहाँ पे आगे और भी पार्टियां ही होती हैं, अदालत के मामलात होते हैं, कोई बेल वगैरह या जो भी लोग आए होते हैं। फिर ये 15 मिनट अदालत के अंदर ही रहता है। पूरे 10 बजे ये बाहर निकलता है, पूरे 10 बजे नहीं निकलता है। तो ये जो हमारे मुखालिफ हैं इन्होंने एक शूटर को तैयार किया होता है, वो उसको ये गाड़ी पे बिठा के लेके जाते हैं और सेशन कोर्ट के पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं।
वहाँ से ये बाहर निकलते हैं और फिर वहाँ पे एक बंदे ने वकील की यूनिफॉर्म पहनी होती है, वो पता नहीं वकील है या नहीं है, अल्लाह जानता है। तो ये फिर एक मुद्दई और एक शूटर, ये तीनों जो है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर ये अदालत के पास चले जाते हैं। जो मुद्दई होता है वो अंदर जाके हाज़िरी लगाता है। फिर ये अदालत दिखा के फिर शूटर को साथ लेके फिर वापस आ जाते हैं। फिर आते हैं वाशरूम में, वहाँ पे उसको मोज़र देते हैं और मोज़र जो है ना उसको चैम्बर मार के देते हैं ताकि जब ये निकाले तो वहाँ पे तो रश होता है ना अदालत के सामने, तो ताकि वो कोई देख ना ले या वहाँ पे ये पजल ना हो जाए या डर ना जाए, तो उसको चैम्बर मार के फिर उसको पिस्तौल दे देते हैं। वो पिस्तौल अंदर शलवार कमीज़ उसने पहनी होती है शूटर, तो वो ये लगा लेता है वो, तो वो फिर दोबारा फिर उसको ये अदालत के आगे छोड़ के तो ये चले जाते हैं ताकि कोई हम कहें जी हम तो वहाँ पे थे नहीं। तो फिर एक लड़का और ये छोड़ जाते हैं जो साद को जानता होता है, यानी कि ये तो साल से जा रहा था ना पेशियों पे, तो वो वहीं का कोई इनका बंदा था जो उसको जानता था। उसने शूटर को फिर ना जब ये अदालत से बाहर निकला है तो वो जो वाज़ें लगाते हैं लड़के उधर, वो साद के पास 1 मिनट रुकता है, उसके पास रुकता है तो फिर उसके तो 1-2 बातें करता है, तो फिर वो चल पड़ता है ना। तो शूटर का जो होता है ना उसको नहीं पता चलता ये कि ये साद चल पड़ा है। वो फिर जो लड़का खड़ा होता है वो उसको इशारा करता है कि ये निकल पड़ा, तो जल्दी से फिर दौड़ के वो इसके पीछे जाता है। थोड़ा आगे एक और जज साहब की अदालत है, उसके दरवाजे के आगे बिल्कुल ना जाके ना तो वो साइड इधर पास आ जाता है। यहाँ आके ना तो वो फिर उसको फैर मारता है पीछे से 2 फैर उसके ये यहाँ पट में लग जाते हैं, वो आर पार हो जाते हैं। एक फैर यहाँ पे आता है, वो सारा पेट आगे होता है, फिर वो गोली घूमती है वो, तो वो सारा उसको वो डैमेज कर देती है। फिर उसको पुलिस जो है वो ले जाती है हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो फिर 2 दिन रहता है। उसको ब्लड भी को 20 बोतलें ब्लड की दी हमने, लेकिन उसकी ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी, लेकिन अंदर से फिर उन्होंने एक गुर्दा डैमेज हो गया, वो भी उन्होंने रिमूव कर दिया। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा इसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और अंदर सारा डैमेज हो चुका था। वो फिर आपको पता है आंतें बड़ी नाजुक होती हैं, वो कहाँ फिस जाएँ टूट जाएँ, तो वो उनको फिर इतनी जल्दी तो नहीं कि वो उनके अंदर फिर ब्लड जो चलना शुरू हो जाए तो सही हो जाएगा, तो बस फिर ठीक है। तो इसके बाद एक वहाँ पे मुलजिम पकड़ा जाता है जी। वो कौन था? वो शूटर था ना जी। वो शूटर था, उसने फायर करके ना, और तो पिस्टल भी बरामद हो जाती है। पिस्टल इस तरह बरामद हो जाता है कि वो फायरिंग करके ना तो पिस्टल वहीं पे फेंकता है कि जिस तरह लोग भागे हैं ना, वो भी दीवार फैला के, बड़ी प्लानिंग थी ना बहुत ज़्यादा कि मैं उधर से छलांग लगाऊंगा और पुलिस को कहूँगा कि उधर फायरिंग हुई है। जिस तरह आम लोग उधर तो कई सौों की हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं अंदर, तो ताकि वो मैं भी यानी कि वो भी पुलिस वाले मिक्सअप हो गए तो मैं भी बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन उन लोगों ने देख लिया, उन्होंने शोर किया कि इसको पकड़ो, इसने जो है ना बच्चे को फायर मार दी। ठीक है। अजहर साहब, साद कितनी एज थी? 20 साल का था। सिर्फ 20 साल? जी। क्या हुआ, कैसे वो अदालत में पेशी के लिए, किस केस के लिए जाता था? जी, वो उसका एक हमारा रिश्तेदार ही लड़का, उसने उसको कहा था कि मुझे ना आगे छोड़ दो, लिफ्ट बस उसने दी थी, तो वो उनके ना झगड़ा था इनके साथ जिन्होंने मेरे साद के ऊपर अभी फायरिंग करवाई। फिजान ने लिफ्ट ली थी साद से, ठीक है, फिजान की उनके साथ लड़ाई झगड़ा था, ठीक है। वो जा रहे वो ये उसको छोड़ने जा रहा था, उसने कहा मेरी मोटरसाइकिल आगे खड़ी है, ठीक तो है। ये उधर गया है, तो वो रास्ते में वो थे एक डॉक्टर की शॉप है वहाँ पे, तो सारे दिन का यानी कि दिन का टाइम था, ठीक है। सारे लोग उधर देख रहे थे, सारे डॉक्टर ने भी खुद देखा है, वो भी उधर ही खड़ा था, तो इसने फायरिंग की है फिजान ने, तो चलती मोटरसाइकिल पे, तो साद ने समझा हमारे ऊपर किसी ने फायरिंग कर दी है, ठीक है। उसने मोटरसाइकिल दौड़ाई, लेकिन वो ना गिरते गिरते बचा। फिर आगे जाके उसने इसको कहा कि ये तुमने तो ये किया था, तो क्यों ऐसे किया? फिर उन्होंने जो है ना ये सारी तफ्तीशें मारी हुई पुलिस वालों। जो फिजान ने फायरिंग की थी उससे कितने लोग जहाँ भाग हुए थे? उससे एक तो वहीं हो गया था मौका पे, और एक 10-15 दिन बाद जाके 2 लोग थे। अच्छा, आपके बेटे ने यानी कि साद ने फैज़ान को लिफ्ट दी, उसे नहीं पता था कि ये किस मकसद के लिए जा रहा है और क्यों जा रहा है? फैज़ान भी जो है ना वो भी नहीं, वो जो उसने बाद में पुलिस ने तफ्तीश की ना, ठीक है, तो उसने भी यही बताया था कि मुझे नहीं पता था कि वो आगे खड़े हुए हैं, मैं तो अपनी मोटरसाइकिल लेने जा रहा था। ठीक है। तो वो जब गए ना, ये चूँकि फैज़ान पीछे बैठा हुआ था, पता नहीं उन्होंने कुछ इशारा किया या क्या किया, अल्लाह जानता है, क्योंकि वो
छोटी सी गली सी है, वहाँ से गुजर रहे थे, वो वहाँ पे खड़े थे। ठीक। अच्छा, ये जो रंजिश है ये वहाँ से शुरू होती है, जी। और जो फैज़ान है वो अभी भी जेल में है? फैज़ान तो जेल में है, उसके ऊपर 2 मर्डर हैं, वो तो उसके ऊपर तो पुलिस ने उसको गुनहगार लिखा हुआ है। गुनहगार लिखा हुआ है। और जो साद है उसकी बेल हो चुकी थी, उसकी बेल और गुनहगार तो नहीं उसको लिखा, पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। जी जी, जो गुनहगार था उसको गुनहगार किया, जो बेगुनाह था पुलिस उसको ने बेगुनाह कर दिया। जी। तो फिर इसके साथ क्या रंजिश? बस इसके साथ फिर वो ये जेल में था, इसने 6-7 माह जेल में रहा। ये उसी वक्त तो नहीं ना बेल हुई, जाहिर है 7 माह ये जेल में रहा। उस दौरान इन्होंने क्या किया, मेरा दामाद और मेरी बेटी वो रहते हैं एम्पोरियम मॉल के सामने, ठीक है। इन्होंने उनके ऊपर 2 शूटर तब तैयार किए और उनके ऊपर उनके पीछे लगा दिए। अच्छा। क्योंकि ये साद का बहनोई है और उसकी बहन है, तो इनके ऊपर कर दो, दोनों में से जिसको मर्जी लग जाए खैर। ठीक है। ये हमला किया गया सर, वो उसकी वीडियो मौजूद है, वो आपको दे देंगे। FIR भी हुई? FIR भी हुई सर। वो उनके पीछे लगे हुए थे, तो वो अपने गेट के आगे, घर के गेट के आगे जाके अभी खड़े हुए हैं। उन्होंने हारन मारा कि अंदर से मुलाजम गेट दरवाज़ा खोल दे, तो अभी वो मुलाजम ने गेट नहीं आगे से खोला, तो शूटरों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। ठीक है। हाँ, तो उसमें फिर क्या हुआ? उसमें ये गाड़ी को फायर लग गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। मुलजमान को सज़ा मिली? मुलजमान को वो FIR हुई, पकड़े गए, लेकिन वो उन्होंने जज साहब ने कहा जी पुलिस की गलती है, इन्होंने शनाख्त परेड नहीं करवाई, तो वो फिर उन्होंने की 2-3 महीने बाद बेल हो गई। लेकिन केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, मॉडल टाउन में वो जाते नहीं हैं, ये दौड़े हुए हैं सारे। ठीक है। जिनके साथ ये मामला था वो किस तरह के लोग हैं? वो शूटर भी हायर कर रहे हैं, कत्ल भी करवा रहे हैं, तो पुलिस उनको नहीं पकड़ी? सर वो क्रिमिनल लोग हैं, उन्होंने ये बाहर ये सैफुल मलूक MNA हमारे थे इधर, तो उसके घर के बाहर ही वो ये नादरा का ऑफिस एक बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल पंप लूटा है, और वो वीडियो भी मौजूद है। डकैती की है। FIR भी हुई? FIR भी हुई है, उसकी वीडियो मौजूद है। फिर उन्होंने गांव के अंदर एक दर्जी था, उसको लूटा, उसका 50,000 रुपया उसके ले लिया, वो भी FIR लिया, उसके सर में ये पिस्टल मारा। अच्छा, फिर उसकी भी FIR हुई है। फिर इन्होंने तो जो है ना उधर गांव के अंदर गरीब लोगों को बहुत तंग किया हुआ, बहुत ज़्यादा। ये फैज़ान के भाइयों को भी इन्होंने पहले मारा था, तो फिर उसने इनके ऊपर फायर कर दिया गुस्से में। वो जा रहे थे तो उसने कहीं देखा इनको, तो उसने फायर चल दिया। अच्छा साहब, अब तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आ गया, और CCD के जो एडिशनल IG हैं उनकी जानिब से भी, और CM पंजाब जो है वो कहती हैं कि जो शूटर हैं और शूटर के पीछे जो मुलजमान हैं उनको भी गिरफ्त में लाया जाएगा। तो कहीं अपील की, कहीं दरख्वास्त डाली, कहीं पे मुलाकात के लिए गए? बिल्कुल, मैं जो है फुलरवान साहब जो है, आफ्ताब फुलरवान साहब RO CCD लाहौर हैं वो। जी, मैं उनके पास गया था, उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर मेरी एप्लीकेशन ली। इस साद के मर्डर से पहले? नहीं सारे दोबारा बाद में नहीं, बाद में मैं उनके पास गया, मेरी उन्होंने पूरी बात सुनी। उन्होंने फिर जो है वो मेरा केस जो है बोर्ड के अंदर फॉरवर्ड कर दिया। तो फिर मुझे उन्होंने बोर्ड वालों ने बुलवाया उधर, वहाँ पे फिर मैं गया, बोर्ड के अंदर मैं पेश हुआ। मैंने उनको बताया कि मेरा बच्चे का कोई कसूर ही नहीं है, उसने लिफ्ट ली है, ठीक है उसने लिफ्ट लिया, जिसने मारे हैं वो जेल में है, वो इसको मिक्सअप कर रहे हैं दूसरी पार्टी जो ना जी साद ने भी फायर चलाया। भाई साद ने फायर चलाया, अभी वो मरने के बाद अब ये कह रहे हैं कि साद ने नहीं चलाया, उनके जो रिश्तेदार हैं वो वीडियो लगा रहे हैं, ये फैज़ान ने मारा था, इसने नहीं मारा था, हमें ये दुख है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको नहीं मरवाना चाहिए था साद को। तो हकीकत भी यही है कि साद को तो पता ही नहीं था, वो इसके अंदर कर रहे हैं कि जी साद जो है ना उसने भी फायर चलाया था, या इस तरह का किया था। फायर साद तो इस तरह का है ही नहीं बच्चा, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो वहाँ पे ज़िंदगी में नहीं कभी गया उस गांव में। हमें मेरा ख्याल 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया इधर आ गए हैं, और यहाँ पे वो पैदा हुआ है, वो ना कहीं जाता है ना आता है, वो स्टूडेंट बच्चा है। उसका एक पेपर उसका रहता था, कंपार्ट आ गई थी, तो वो उसने जेल में, कोर्ट लखपत जेल में पेपर दिया, वहाँ से माशाल्लाह उसने क्लियर किया। अभी उसने लैट का वो होता है ना टेस्ट, उसका उसने दाखिला भेजा हुआ है, अभी ये मेरा ख्याल इस महीने की 20-22 तारीख को टेस्ट होना था उसका। अजहर साहब कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं जी, मेरे 2 बेटे थे, अब एक ही रह गया बस। अच्छा, एक रह गया। बड़ा मुश्किल होता है एक बेटे को, जवान को लहद में उतारना, और बेकसूर को।
गुनहगार होता ना तो मैं कभी भी उसको मैं जो है मैं उसके पीछे भी ना जाता। मैं इस तरह का इंसान हूँ। अल्लाह का शुक्र है पूरी लाइफ में कभी किसी के साथ कोई फेंकी नहीं की। कभी अपना काम करते हैं, काम से काम रखते। तकलीफ़ हुई? बहुत ज़्यादा, दिल अंदर से हर वक्त। किस तरह प्यार से पाला? इस बाप की खामोशी और आंखों में आंसू ये इसकी तकलीफ़ को बयान कर रहे हैं। 20-22 साल का नौजवान जिस पे एक कत्ल डाला जाता है, जेल में रहता है, फिर अदालतें और फिर इन्वेस्टिगेशन उसको बेकसूर करार देते हैं, लेकिन वो जालिम जो अदालत में इंसाफ के लिए अपनी हाज़िरी के लिए जाता है, वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया जाता है। अज़हर साहब, CCD भी है, वज़ीर आला पंजाब भी हैं, और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो काम किया हुआ है ऐसे जराइम पेशा लोगों के लिए, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं जब बाहर गया था तो इसी मेरी यही थी, मैं बेफिक्र होकर गया था कि आप CCD है कोई, आप मीडिया में आपको तो माशाल्लाह सारा हमसे बेहतर जानते हैं। पहले लोग किस तरह डाला कल्चर और ये लोग असला लेके फिरते थे जिधर इधर उधर, तब तो बड़ा सुकून था। तो मैंने कहा मेरा बच्चा जो है, मैं वो अकेला ही जाता था, उसके साथ कोई भी नहीं होता था, जाता था जब से CCD बनी है। तो इसीलिए मैं भी बाहर चला गया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अब तो किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो देखें कि अब अदालत के अंदर जाके उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। बंदा सोच भी नहीं सकता किस तरह वो ये जो जेली वकील हैं, ये इस तरह के वकील हैं, जो अच्छे वकील हैं वो इस तरह का काम कर सकते हैं कि अंदर कोर्ट के अंदर कोई किसी पिस्तौल भेज दें कि जाके मार दो बंदे को, शूटर साथ लेके चले जाए, शूटरों को ट्रेंड करें। इस तरह के वकील जो अच्छे वकील हैं वो तो नहीं ये काम करते। वो भी पता नहीं वकील था भी। पता नहीं था या नहीं जी, अल्लाह जानता है। उसने यूनिफॉर्म तो पहनी हुई थी। कहना चाहते हैं कुछ CM से? जी मैं CM अपने बेटे के इंसाफ के लिए? जी मैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए CM साहबा से ये, और CCD के अहमद नासिर चट्टा साहब से और IG पंजाब से, जितने भी पुलिस के आला अफसरान हैं, सबसे ये मेरी यही इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर था पहले भी। बेशक आप कहीं पे जाके अभी उनको भी बुला लें, हमें भी बुला लें, पूरे इलाके के लोगों को बुला के, उधर गांव के लोगों को बुला लें, अगर किसी एक बंदा भी हलफ दे के बोले कि उसके पास, फायरिंग तो बड़ी दूर की बात है कि उसने मोटरसाइकिल उधर रोकी हो, उसके पास कोई पिस्तौल हो या कोई इस तरह की बात हो, तो बिल्कुल जो है इनको छोड़ दिया जाए। तो अगर वो मासूम था, उसने लिफ्ट दी थी, वो जा रहा था, तो इन हैंडलरों को और शूटर का तो इन्होंने पहले भी 2 शूटर ट्रेंड किए। मेरे दिमाग का क्या कसूर था? चलो साथ तो जो है ये कहते हैं जी वो मोटरसाइकिल चला रहा था, मेरे दिमाग का क्या कसूर? मेरी बेटी का क्या कसूर? 1 साल का बच्चा उसकी गोद में। आप वीडियो देखेंगे तो आपको देखें अब ज़रा कि इन्होंने क्या किया। 2 शूटर तब और एक ये तीसरा 6 माह के अंदर। अभी और पता नहीं इनके पास कितने हैं, क्या क्या ये करते हैं, क्या नहीं, आपको सारा बताएं। नाज़रीन, ये एक दुखी बाप की गुफ्तगू आपने सुनी जिसका जवां साला बेटा कत्ल कर दिया गया। अब हम आपको मकतूल साद के भाई की गुफ्तगू सुनाते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वो पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबरा सुहेल जफर चट्टा से मुतालबा करते हैं कि इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और अदालतों के अंदर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि आइंदा किसी और ख़ानदान को इस तरह के दुख का सामना ना करना पड़े। आइए सुनते हैं मकतूल साद के भाई की ज़ुबानी कि वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं और किस तरह मुतालबा करते हैं।
मकतूल के वालिद की आपने गुफ्तगू सुनी, उसके बाद हम भाई जो हैं मकतूल के उससे ये सारी तफसील जानते हैं और करीबी एक अजीज़ हैं वो भी हमारे साथ हैं। भाई आप बड़े भाई हैं साथ के? जी जी, मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ है तो आप पाकिस्तान में थे या कहाँ थे आप? नहीं सर, मैं बेसिकली पिछले 3-4 साल से अब ओवरसीज़ हूँ। ठीक है। और मैं लंदन में होता हूँ। और जब ये वाक़या हुआ है, मैं और मेरा वालिद जो बेसिकली मुझे ईद पर मिलने आए थे, मुझे और मेरे बेटे को। ठीक है। हम दोनों उधर थे, ये अकेला इधर था। अच्छा, जी। बस ये अकेला इधर था। अब मुझे बताएं कि जब आप आगे ये वाक़या हो गया तो इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हो सकते हैं, वाक़या किस तरह से हुआ, ये सारी तफसील आपके वालिद ने बताइए। सर इसमें एक जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है। अच्छा, पुलिस कांस्टेबल है? जी। और वो 15 साल मुअत्तल रहा, अब बहाल हो गया 15 साल बाद। ये मेरे 15 साल मुअत्तल नहीं रह सकता, डिसमिस हुआ होगा जी, नौकरी से, बर्खास्त हो गया होगा। अच्छा, वो 15 साल बाद बहाल हो गया। किसने किया बहाल? सर नहीं पता किसने किया। ज़ाहिर है किसी पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर ज़ाहिर ने बात है, किया। कोई तो पीछे है जिसने हाँ। किया। उसी ने आगे उसके ये भतीजे हैं एक, ठीक है। जो कि वकील का यूनिफॉर्म पहन के फेसबुक पर पिक्चर्स लगाता है। आई डोंट नो अगर वो वकील है भी या नहीं। ठीक है। एक ये 2 उसके भतीजे हैं। और वो सर जो है पुलिस में जो कांस्टेबल है, इसी ने शूटर हायर किया है। इन्होंने तीनों ने मिलकर शूटर हायर किया है। पहले भी जैसे वाले साहब ने आपको बताया 2, अब ये तीसरा। जो ये वाला था, इसको रियासत ने, जो ये पुलिस में है, इसी ने इसको, ये इसने शूटर ने पुलिस वालों को बताया, हमें नहीं, कि इसी ने मुझे रात को कढ़ाई खिलाई है। अच्छा, वाइट मीट। जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, जो शूटर है, जो शूटर जो जिसने अदालत में फायरिंग की, उसको कढ़ाई गोश्त खिलाता रहा, खाना खिलाता रहा। जी। और उसका जो भी उसने माइंड सेट बनाया हुआ था सुबह के लिए, वो उसको रेडी कर रहा था। सुबह वो उसको छोड़ के गया के पास बाइक पर। हम आगे से उसको लेके गए हैं सेशन कोर्ट, जहाँ पे मेरे भाई की हेयरिंग थी। वो अंदर, मेरा भाई अंदर साइन करके आया है, जो भी उसका था हेयरिंग में जो प्रोसीजर होता है उनका। वो जैसे ही रूम से बाहर निकला तो उसने, शूटर ने, उन्होंने उसको बताया कि ये है जो साथ लेके गए थे। उन्होंने बताया कि ये लड़का है जिसको आपने मर्डर करना, फायरिंग इस पर करनी है। अब आपने जिन लोगों पे FIR करवाई, एक शूटर तो मौके पे पकड़ा गया जी। बाकी लोगों के बारे में बताएं, पुलिस ने क्या किया? पकड़े? पुलिस ने अभी तक पता चला है कि ये जो सत है, जो पुलिस कांस्टेबल है, ये पकड़ा गया आज। बाकी अभी तक फरार हैं, नहीं पकड़े गए अभी तक। मुतमिन है आप पुलिस की कारकर्दगी सर मुतमिन का अगर आप पूछें, अगर मुतमिन का पूछें तो मुतमिन हम इतना थे कि हम सब ओवरसीज़ जो हैं वो बाहर सुकून से बैठे हुए थे कि हमारे यहाँ बच्चे, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ फैमिलीज़ CCD की वजह से सेफ़ हैं। CCD की वजह से? जी बिल्कुल। इसीलिए मेरे वालिद, वो अकेला गया था, नहीं तो हम उसके साथ 50 लोग भेज सकते थे। सिर्फ इसी वजह से हमारा ये जो दिमाग है ना, अब ये एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि पाकिस्तान में कोई क्राइम हो जाएगा। क्राइम कंट्रोल की शोहरत जो है वो बैरून मुल्क तक पहुंच चुकी है। बहुत ज़्यादा। हम ओवरसीज़ जो हैं वो मरियम नवाज़ वहाँ पे, अब उनके लिए मैं आपको बता नहीं सकता, आप कभी आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कहते हैं इधर इन्वेस्टमेंट करो। अब पहले कब्ज़े हो जाते थे, पहले मर्डर हो जाते थे। और ये देखें, ये जो मर्डर हुआ है, अब ये कोर्ट की, गवर्नमेंट की प्रेमिसेस में हुआ है। कोर्ट की हाथा अदालत उसमें हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है CCD के ऊपर, पूरे पुलिस के ऊपर, पूरे निज़ाम के ऊपर, पूरे निज़ाम के। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आप मुतमिन थे कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अब बन गया है, अब तो किसी से कोई भत्ता भी नहीं मांग रहा, किसी को कोई कत्ल भी उस तरह से नहीं कर रहा, तो शूटर्स से तो वैसे ही मुल्क छोड़ गए हैं या किसी ना किसी जगह पे फरार हो गए, तो आप मुतमिन थे, इसलिए आपके वालिद भी मेरे पास के लिए आपके पास चले गए। भाई छोटा अकेला यहाँ पे था कि चलें अब कोई ख़तरा नहीं है। अब आप से
सिटी के ज़रिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है, कैमरों का जाल बिछाया गया है, सीसीडी की कार्रवाइयाँ बड़ी हो गई हैं। अब क्या सोचते हैं आप सीसीडी के बारे में? सर अभी भी हम अच्छा सोचते हैं। देखें वो भी सीसीडी को बता के नहीं आए थे, लेकिन अभी भी हमारी जो होप है ना वो सीसीडी सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब पर है, सीएम मैडम मरियम नवाज़ पर हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम 2 भाई थे, अब मैं जो कि अकेला रह गया हूँ, हम 2 भाइयों पर और मेरे वालिद पर एक भी एफआईआर ये थाना नवाब टाउन में ये क्या या पूरे लाहौर में, पूरे पूरे पाकिस्तान में? एक भी सिंगल एक एफआईआर दिखा दें, मेरे ऊपर चलें दिखा दें। मैं बड़ा, वो तो मेरे से 10 साल छोटा, वो रूट्स कॉलेज का स्टूडेंट था। हम सर बिज़नेस करने वाले लोग हैं। मेरे वालिद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, जेल रोड पर हमारा शोरूम है। मेरे वालिद की ज़मीनें हैं कसूर में, ज़िम्मेदार हैं। तो हम तो ऐसे लोग ही नहीं। मैं जब भी आता था, अभी ये लास्ट मैं इससे पहले आया हूँ, मैं बसंत पर आया हूँ और मैं बहुत खुश आया हूँ कि बसंत मनाई कि है। बसंत मनाई है। हम मरियम नवाज साहिबा से दिल से खुश थे कि उन्होंने हमारा एक फेस्टिवल है वो दोबारा खोला है, और पूरा लाहौर आपने देखा ही था कितना रश था, लोग खुश थे लोग। और मेरे वालिद, मैंने उनको अपने पास इसलिए बुलाया क्योंकि हम मुतमईन थे सीसीडी से। और दूसरी बात, मैं इसको चाहता, मैं इसको 1 मिनट में लंदन लेके जा सकता था अपने छोटे भाई को। सिर्फ इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि उधर ट्रायल चल रहा था, ये बेगुनाह था। आपकी ही पुलिस ने बेगुनाह किया है, आपके ही हमारे मुल्क के जजेस ने इसको बेगुनाह किया है। हम खुद नहीं इसको बाहर लेके आए, या हम खुद नहीं लिखा जो इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेटली पुलिस ने सारा कुछ उन्होंने। तो हम सिर्फ मैंने अपने वालिद से बात की थी कि मैं इसे कहते नहीं बेटा, इसका ये ज़रा ख़त्म हो जाए, केस ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद। और इसकी एक भी गैर हाज़िरी कोर्ट में नहीं थी कि किसी दिन मैं बीमार हूँ, मैं कहीं चला, आप चेक कर सकते हैं, एक भी कोई सिंगल इसकी गैर हाज़िरी, कोई सिंगल एक एफआईआर हम पर नहीं थी। वालिद आपके बताते हैं कि बहुत प्यारा था, बड़ा लाडला भी था जी। तो क्या महसूस करता था जब इस तरह की उसके ऊपर एफआईआर हो गई 302 की, जेल में भी रहा? क्या बताता था कि सिस्टम कैसा है, इंसाफ तो उसको मिल रहा था, पुलिस ने बेगुनाह भी कर दिया था, क्या बताता था? बस उसे कुछ भी हम कहते थे आगे से ये कहता था अल्लाह खैर करेगा, यही आगे से कहता था अल्लाह खैर करेगा। और अल्लाह ने वाकई ही खैर की। उस टाइम वो बेगुनाह था, वो आया वापस हमारे पास। मेरे वाला साहब फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा इतनी टेंशन लेते थे कि अभी 2 माह पहले उनको हार्ट अटैक हुआ फर्स्ट टाइम। हमने आज तक दोनों भाइयों ने, हमारे वालिद ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, ठीक है। वो पढ़ने वाला बच्चा था, मैं बाहर था, मेरी शादी हुई, मेरे बीवी बच्चे, हम इधर आते थे। हम एक नॉर्मल रूटीन में जो फैमिली होती है, हम कोई बदमाश, कोई कुछ भी नहीं। आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक, अगर कोई बदमाश हो, कोई उसने एक तो जुर्म किया होगा ना, कोई एक सिंगल। मैं बिकन हाउस से पढ़ के गया हूँ, केनाल साइड कैंपस है, हमारे ऊपर से एक सिंगल एफआईआर नहीं। और जिन्होंने ये काम किया, आपको क्या लगता है अभी भी वो सुकून में आ जाएंगे या फिर कोई ऐसी? नहीं सर, अगर देखें, उन्होंने पहले मेरे ब्रदर इन लॉ के ऊपर किया है, मेरी सिस्टर के ऊपर शूटर हायर करके उन्होंने फायरिंग करवाई है, बिल्कुल ये H2 जोहर टाउन में। उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ पे जब फायरिंग करवाई है, उसके बाद 2 शूटर तब थे और थर्ड अब ये वाला। पता नहीं इनके पास कितने शूटर्स हैं। और हम पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं, या 6-7 माह से, कि शूटर्स का खात्मा हो गया। अब तो शूटर का खात्मा होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हैंडलर है सर, हैंडलर्स का होना चाहिए असल। शूटर खुद तो नहीं उठ के आ जाता, उसको तो लाला। जब इसको भी उन्होंने कहा था, पुलिस ने बताया है कि इसको भी उन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपया और एक घर आपको मिलेगा, आप ये काम करो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनके विजन के मुताबिक जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया और जो सीसीडी ने कार्रवाइयाँ की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात को लेकर तो बड़ा
खुश हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, क्योंकि अब किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं हो रहा, अब किसी को बिला वजह कत्ल नहीं किया जा रहा, और डकैती की वारदातों में भी और क्राइम की जो शरह है उसमें भी क्राइम कंट्रोल की वजह से काफ़ी कमी आई है। ये ओवरसीज़ भाई थे, इन्होंने हमें बताया। इनके साथ एक और है, ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनसे जानते हैं, ये भी करीबी अजीज़ हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, आप ये बताइएगा कि क्या फील करते हैं आपके क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पंजाब का जो है वो क्राइम सारा कंट्रोल कर लिया, इसलिए वालिद साहब भी चले गए, भाई भी उधर ही था, और बच्चे को कहा कि अब तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता। बस हम ओवरसीज़ होते हैं, अपने आधारों पर रिलाई करते हैं कि भाई ये एक्टिव हैं और इस तरह का कुछ नहीं है, देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। तो ये रिसेंटली ये देखें कितना बड़ा वाक़या हो गया, वो भी कमरा अदालत हाथे में, मतलब ये छोटी बात नहीं है। और मैं पिछले साल अच्छे पैसे भी अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा दामाद है, तो कोई भी अपनी बेटी को ऐसे तो नहीं उठा के इन्वेस्टिगेशन करता, सब कुछ पता करता। वो माशा खूबसूरत भी है, ये भी नहीं कि ओवर। बहरहाल हमें पता था, तसल्ली थी, शरीफ लोग हैं और शरीफ हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। तो तभी मतलब ये इस तरह के होते रिश्ते, तो ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन ये आगे से जो गवर्नमेंट ने जो काम किए हुए हैं उस पर फिर भी ये जो आ रहे हैं लोग, जिस तरह ये शूटर आ रहे हैं, असल में जो हैंडलर हैं वो बुराई नहीं ख़त्म करे, बुराई की जड़ को ख़त्म करना चाहिए। वो शूटर हैं वो तो गरीब होते हैं, उनको तो किस तरह भी आप करें, लेकिन जो हैंडलर हैं, जिस तरह वो बताया गया, इन्हीं की गवर्नमेंट का जो अदारे का बंदा है, रियासत, ठीक है। पहले तो मुझे वो मुतमिन करे ना, मैं अभी मुतमिन नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, इस बात से कि भाई सीसीडी कुछ कर रही है, सीसीडी देखे ये फिर कहाँ से आ रहे हैं आपकी, देखे बहुत क्वेश्चन मार्क है पूरे अदारों के लिए आपकी जो है ना। सबसे पहले तो ये देखे वो जो भी है, वट एवर जो भी है, पहले वो मुअत्तल कैसे हुआ, ठीक है। अपनी 15 साल मुअत्तल रहा, किस वजह से, किस बेस पे हुआ, ठीक है, पहले तो वो क्लियर करें। फिर वो दोबारा बहाल कैसे हुआ, मुझे वो बताएं। ये तो अदालत का तो छोड़ दे, अदालत से आपसे हुआ ही नहीं ना, कवर ही नहीं हुआ, अदालत में सेफ ही नहीं किसी को कर सके। जॉब डन का मतलब था डन, ये तो जॉब डन नहीं हुई, इट्स नॉट डन। अब हमें वो कोई चीज़ नहीं चाहिए दिस एंड दैट, ये और वो, हम उस लोगों में येस और नो में हमें जो ना इसका वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ओवरसीज़ हमने इधर पैसे स्पेंड करने हैं, प्रॉपर्टियाँ लेनी है, हमारे बच्चे आने, तो फिर हम, मैं क्या कहूँ अब कि भाई खुदा का वास्ता इधर ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोज़र वेपन कोर्ट में आया तो किस तरह आया, कोई पुष्पनाई थी, पैसे थे तो पुष्पनाई थी, तो कोई ख़ास आले कार बंदा था ना ऐसा जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व था, तो मोज़र आया। वट एवर छोड़ दे, वो वकील का यूनिफॉर्म था, फलां का था, बैक एंड पे कोई बैकअप था ना, तो आया ना, ठीक है। तो ये जी अच्छी चीज़ नहीं है, मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैं सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहता हूँ भाई बहुत सोच समझ के जब तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी तरह किसी भी और अपने बच्चों पर रिस्क ले, इधर प्रॉपर्टी ले, इन्वेस्टमेंट करे, ये नहीं, ये बस ये दिस एंड दैट वाले सिचुएशन है। आप लोग दिस एंड दैट से बचें, क्योंकि शोर बहुत मचता है, ये किया वो किया। अदालतों में अभी सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी 1 साल के लिए, उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो यही होता है। पहले एक दिन गटर में कोई गिरा, वो गटर के ऊपर चला केस, 1 महीना 2 महीना चला, बच्ची निकली, मर गई, ख़त्म हो गई, उसकी माँ ले गई उसको, बाकी बस सब हवाई गए, फिर ढक्कन गया। अब तो फिर सब कुछ ये कुछ तो है। अब मैं क्या सीसीडी से, अब यही रिक्वेस्ट है कि आपके ऊपर सवालिया क्वेश्चन है जो हमारे सीसीडी के इंचार्ज सेल अहमद चट्ठा साहब, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको सॉर्ट आउट करिए। ओवरसीज़ का भी मैटर है, आपके हैंडलर आपकी अपनी पुश्त में खड़े हैं, और आप क्या ऐसे करते हैं कि उनको फिर कुछ ना कुछ तो पीछे से पुश्त बनाई है ना, किसी वज़ीर की है या किसी वट एवर किसी की भी है। ऐसे तो नहीं कोई किसी, मतलब वो रात को उसको खाना खिला रहा है, फिर एक अपने दूसरे साथी के पास उसे ड्रॉप कर रहा है, फिर वो 2 जितने मिल के कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में देखो कैसा है कि हमारी कोर्ट में जहाँ पे पेशी के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, तो आगे पीछे क्या बचा मुझे बताएं।
हम तो पहले नहीं आते थे इधर, सीधी सी बात है कि भाई कुछ भी हो सकता है, किस तरह भी हो सकता है, लेकिन इतने मुतमिन यहाँ पे आए भी, बच्चों की शादी भी की, दूसरे बच्चे की भी मैंने शादी की, मुतमिन थे। लेकिन अब जो है ना क्वेश्चन मार्क है मेरी तमाम सिक्योरिटी अदारों से है, हमारी मरियम नवाज शरीफ से है कि साहिबा से है, ये इस पे नोटिस लें, ये देखें ये क्या है, ये मजाक नहीं है, चिड़ी नहीं मरी, ठीक है। वो इनोसेंट था, बाहर आया, हमने कानून फॉलो किया, उसको हम मैं या ये किसी भी तरीके से बुला सकते थे ना अपना बिजनेस पर्पस पे, किसी भी, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है। तो क्या किसी चीज़ की कमी थी? लेकिन किस चीज़ को फॉलो किया, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया कि ट्रायल के साथ जो चीज़ चले वो प्रॉपर इनोसेंट है और हो जाए, जितना अच्छी कुछ रह गया वो क्लियर करे, तो फिर हम इसको लेकर जाएं। ये ना हो कि वो ये इल्ज़ाम हो जाए ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ले गए भगा गए, इस चक्कर में हम नहीं पढ़े ना हम पढ़ना चाहते। हम कानून के फॉलो, हम बाहर के लोग होते हैं कानून को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, इधर से ज़्यादा अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, आदत हो जाती है हमें फॉलो करने का। हम लोग सिर्फ येस और नो के जो होते हैं ना, दिस एंड दैट, हाउ डू, ये इसी चक्कर में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो काइंडली आप तमाम अदारों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि इस पर जो है ना गौर करें, बहुत ज़रूरी है, और जितना करेंगे उतना अच्छा है। मुल्क के लिए भी, आपके ओवरसीज़ लोगों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेंगे, नहीं तो जो कुछ हो रहा है तो फिर जो है ना वही बात है, ये CCD है या नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, 1 दिन 10 दिन 1 साल के लिए कार्रवाई हुई, सिक्योरिटी टाइट हो गई, बाद में वो गए तो ये गए, तो ये चीज़ें जो है ना फिर हम देखते आ रहे हैं। तो ये अगर इसी तरह तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड। फिर आप लोग कहें कि ये ओवरसीज़ ये फिर सभी कहीं करता रहेंगे कि अपना फिर सभी बिल्कुल इसी तरह से जी, वो किसी और मुल्कों में जाके फिर अपने पैसे, अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड करेंगे, अपने हॉलीडेज़ और जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन है किसी और कंट्रियों में जाके करेंगे। तो काइंडली नज़रसानी करें इस पर। बिल्कुल ठीक है। ये जी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बड़े मुस्तनद सवालात हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए भी और पंजाब हुकूमत के लिए भी, कि जहाँ पे पूरे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की शोहरत जो है वो पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क में भी जा चुकी है। लोग तहफ़्फ़ुज़ और लोग जो महफूज अपने आप को तस्वर करते हैं, लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी क्लैप्स की बात आती है और ये अदालत में और हाता अदालत में किसी को कत्ल करना, किसी की जान लेने का ये पहला वाक़या नहीं है। ये ज़िम्मेदारी उन पुलिस एहलकारों की है जो वहाँ पे तैनात होती है, उन इदारों की है जो लाहौर पुलिस के सरबराह हैं। ये तमाम ज़िम्मेदारी उन पे है। इसी केस से जुड़े लोग और क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये तो आपने मकतूल साद के भाई की गुफ्तगू सुनी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और इंसाफ के लिए हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि दीगर बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदार इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। उनका इंकशाफ ये है कि बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि CCD के दिल दादा हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इंसाफ के हसूल के लिए हर जुबान पर CCD का नाम है, उसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये कहते हैं कि अगर पंजाब में किसी ने क्राइम कंट्रोल किया है तो वो CCD का महकमा है, बाकी पुलिस तो सिर्फ नाम की रह गई है। ये कत्ल के बारे में उन रिश्तेदारों का मौक़िफ़ है। आइए सुनते हैं कि वो इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। साद का हालूं में, और बड़ा प्यारा बच्चा था और बड़ा बुज़दिलाना हमला हुआ है। सर, CCD की आमद के बाद पंजाब गवर्नमेंट का जो लेवल है वो बहुत अप हो गया था, और ग्राफ बहुत अप हो गया था। पंजाब गवर्नमेंट का जो ग्राफ है वो बहुत अप था। लोग मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक ऐसा अदारा तश्कील दिया गया है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है, और लोग इस इदारे के बाद अपने घरों में अपने आप को सेफ़ फ़ील कर रहे हैं। और इसी वजह से
साथ जो है वो अकेला अपनी पेशी पे जो है उधर सेशन कोर्ट में गया था जहाँ पे ये वाक़या हुआ। हम पिछले 17 साल से अरसा दराज से दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं और अभी इस सीसीडी की जो है तश्कील के बाद हम लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी ला रहे थे और यहाँ पे भी हम अपना जो है कारोबार इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और लेकिन इस वाक़े के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो आ गया है कि खुदा न ख्वास्ता हमारा बच्चा जो है जो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग अपने लिए इंसाफ लेने जाते हैं वहाँ पे वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार गया है इन शूटर्स की वजह से। सर देखें उधर जो पिस्टल लेके गया है, आज अगर ये वाक़या एक शहरी के साथ हो सकता है तो कल कोई नाखुश मुजरम किसी जज के ऊपर भी कोई कातिलाना हमला कर सकता है। तो सर ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है और हमारी जो है मैडम मरियम नवाज से और सीसीडी से और बाकी दूसरे जो इदारे हैं उनसे एक बहुत मुअद्दबाना अपील है कि इस केस को जो है सर सीरियस लिया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी मैं साथ का कज़न हूँ, ठीक है जी, और मैं माल्टा से आया हूँ। हम इतने ज़्यादा परेशान हो के ये सारा कुछ करके हम आए हैं, उसके लिए आए हैं यहाँ पे। अब वो यहाँ नहीं रहा, ठीक है। हमारा अदारों से अपील है कि हमारा इंसाफ दिलाया जाए। जो हमारे साथ सरासर इंसाफ़ी हो रही है, ना सीसीडी कोई अदारा हमारा अभी तक कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। जो हैंडलर हैं अभी स्टिल वो फिर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। सिर्फ अभी तक जो है एक बंदा पकड़ा गया जो शूटर है, बकाया फिर रहे हैं। हमें भी अपनी जान का ख़तरा, हम ओवरसीज़ हैं। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं कि ठीक है यार हमारे बच्चे, हमारी फैमिली जो है हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, हम भी आएंगे, घर ख़रीदेंगे, ये करेंगे। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। मरियम नवाज शरीफ से हमें उसे अपील है कि जी कि हमारे लिए कुछ किया जाए, ठीक है, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। जी मैं साथ का खालू और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। तो मेरी यही अदारों से अपील है कि मरीम नवाज से कि हमें इंसाफ दिलाएं। सीसीडी के जो चट्टा साहब हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि जो उनसे मुलजिम हैं और जो इनके पीछे बैकग्राउंड पे इन्हें पैरवी कर रहे हैं उन सब को जो उनसे सज़ा दें। नाज़रीन, इस कत्ल के हवाले से अब हम आपको एक ऐसे शख्स की गुफ्तगू सुनवाते हैं जिसने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते हुए देखा। ये वही शख्स है जिसने जख्मी मकतूल साद को अपनी आंखों के सामने गोलियां लगते देखा, फिर उसे जख्मी हालत में पुलिस की गाड़ी में डाले जाते वक्त का मंजर भी बयान किया। यही वो लम्हा था जब साद चंद रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहा और आखिरकार जान की बाजी हार गया। आइए सुनते हैं उस ऐनी शाहिद की जुबानी कि उसने वाक़े को किस तरह देखा और जख्मी हालत में पुलिस की गाड़ी में डाले जाने का मंजर किस तरह बयान किया। जो सेशन कोर्ट में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है उसमें जब वो नौजवान ज़ख्मी होता है तो तमाम लोग वहाँ पे मोबाइल फ़ोन पर फुटेज बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा दर्द दिल रखने वाला शख्स जो इस इलाके की समाजी शख्सियत भी है, उसने अपने हाथों से उस नौजवान ज़ख्मी को उठाया और पुलिस की मदद के साथ पुलिस की गाड़ी में उसको हस्पताल मुंतकिल किया। इसके सामने जो है वो वाक़या सारा पेश आया। ये कौन है? एक समाजी शख्सियत है। अक्सर हम इनको मुख्तलिफ इस तरह की तकरीबात में भी देखते हैं। आरिफ खान साहब हैं जो गढ़ी शो इलाके के रहशी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे था, किस तरह से इन्होंने जो है उस ज़ख्मी नौजवान को उठाया, उसकी हालत कैसे थी। आरिफ साहब,
अक्सर ये होता है आज के दौर में कि अगर किसी को कोई इस तरह की मुसीबत आए तो लोग पीछे हट जाते हैं और पुलिस का या रेस्क्यू का इंतज़ार करते हैं। उस मोबाइल फुटेज में हमने देखा कि आपने उठाया हुआ है और उसको पुलिस की मदद से आप पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं। क्या देखा, हुआ क्या था वहाँ पे? सर ऐसा है कि मैं ना सेशन कोर्ट कोई काम के लिए गया था, तो जैसे वो जजिंग जो गेट है ना उससे अंदर इंटर हुआ, 1-2 मिनट के बाद ना हाफिज़ उबैदुल्ला साहब जो अपना DSP इस्लामपुरा के हैं वो इंटर होते हैं, उतरते साथ उन्होंने मेरे साथ सलाम लिया। आरिफ साहब क्या हाल है? मैं कहा जी अल्लाह का एहसान है। वो पल्ली तरफ चले गए, इतने में मेरे साथ एक भाई खड़े थे, वो वकील थे, हम इकट्ठे खड़े हुए थे, तो इतने में आवाज़ आती है गोली चलने की। तो मैं उसकी तरफ भागता हूँ जिस तरफ गोली चली है, तो वो मुझे रोकते हैं, वो कहते हैं भाई आप आगे ना जाओ। मैंने कहा यार कोई इंसान ऐसा है, कोई ज़ख्मी हो गया है, चाहे कोई नुकसान ना हो गया हो किसी का, मेरा हक बनता है मैं पहुँचूँ। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे अंदर भाग रहा हूँ, लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं, एक लड़का छलांग लगाता है पल्ली तरफ, वो शोर मचाया होता है, लोगों ने पकड़ो पकड़ो, आगे से पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। एक लड़का भागा आ रहा है तो उसके पाँव में फायर लगा होता है। अच्छा, मैंने ये समझा कि इसके पाँव में फायर लगा है, अल्लाह ताला ने बचा लिया है, चलो वो शूटर भी पकड़ा गया। जो शूटर है कौन है मुझे नहीं पता, वो बाद में पता चला वो शूटर है। तो मैंने कहा चलो अल्लाह ने बचा ली। इतने मैं देखता हूँ दुनिया आगे जमा है जज साहब के कमरे के बाहर, तो हाफिज़ उबैदुल्ला इस्लामपुरा के जो DSP हैं वो उधर शोर मचा रहे हैं कि यार ये बंदा इधर ज़ख्मी पड़ा है, खुदा के लिए इसको कोई उठाए। अब लोग ना सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सब। मैं आगे बढ़ के ना मैं उसको देख रहा हूँ, वो बेचारा ना बिल्कुल ऐसे पड़ा था कि जैसे मुझे कोई नहीं उठाएगा। वो खौफ का आलम तारी था उसके चेहरे पे कि मेरी जान जा रही है। जैसे इंसान की जब जान को नुकसान होता है तो उसको ये होता है कि बस अब मैंने बचना नहीं है। वो मुझे बचा ही को नहीं रहा। मैंने अपनी मदद के तहत उसको उठाया, साथ कोई एक लड़का, उसको भी हौसला मिला, उसने, हम दोनों ने उठाया। हाफिज़ उबैद साहब ने मुझे कहा आरिफ साहब गाड़ी मंगाएं। मैं कहा सर गाड़ी कहाँ से आएगी, गाड़ी आते आते ये बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, आप अपनी गाड़ी में इसको ले जाए। उसने कहा चलो मेरे डाले में ले जाओ। हम जाके उधर डाले में डाल रहे हैं, हाफिज़ साहब मुझे कहते हैं इनके साथ कोई बंदा है वो साथ चले। मैंने कहा सर बंदा तो साथ मुझे कोई नहीं पता, इनके साथ कोई आया नहीं आया, ये कौन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंसान है, किसी माँ का बेटा है, किसी का लख्ते जिगर है, तो ये यंग बच्चा है, अल्लाह ताला इसको बचा ले। हमारा फ़र्ज़ है इसको फ़ौरन ट्रीटमेंट दिलाएं और आपकी मेहरबानी आप फ़ौरन इसको ले जाए। मैं उधर शोर करता हूँ भाई इसके साथ कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, इसको साथ जाए। एक बंदा भाग के आता है, वो फ़ौरन केबल पे चढ़ जाता है, वो कहता है मैं इनके साथ हूँ। वो इतने में वो चले जाते हैं। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि यार हमारे कौम, हमारे लोग ये जो तमाशागीर बन के खड़े होते हैं, खुदा के लिए इनको सोचना चाहिए। इस जगह पे मैं भी हो सकता हूँ, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोग एक्सीडेंट को भी देखते हैं, ये भी एक एक्सीडेंट था। तो बजाय उसका तमाशा देखने के, बजाय उसकी फुटेज बनाने के, उसको फिल फॉर मदद दे। अगर फिल फॉर उसकी मदद की जाती, जितना उसका ब्लड ज़ाया हुआ था वो ब्लड ज़ाया ना होता। लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि उस बेचारे की ज़िंदगी जितनी थी उसने इतनी काटनी थी। लेकिन बहुत दुख हुआ, यंग ब्लड था, माँ बाप का, 22-23 साल की उम्र थी उसकी, जो मारने वाला था वो भी 20-21 साल का। तो न उसने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं किसी का घर बर्बाद कर रहा हूँ, किस वजह से मारा ये मुझे नहीं पता। बहरहाल बहुत ज़्यादा दुख है और मैं ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम भाइयों से कि खुदारा आप ये ना देखें ये अदारे हैं, ये वो हैं, ये आप अपना फरीज़ा अदा करें और ख़ुद मदद करें। ये अल्लाह का फरमान है, जो किसी की मदद करता है वो अल्लाह को राज़ी करता है। मैं ये इसलिए नहीं किया कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे नाम आए, ये मैंने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। पहले भी मैंने जितने काम किए हैं बाखुदा मेरा किसी किस्म का कोई ना आज तक झगड़ा है, ना किसी के साथ ऊंची नीची कोई बात है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अदारों का साथ दूं, अदारे मजबूत करूं। ये अदारे हैं, ये सब लोग हैं तो हम हैं, तो किसी की मदद करना ये एक फरीज़ा समझ के मैंने अदा किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आरिफ साहब ये बताएं, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहता है बच्चा, साद गालबन उसका नाम था, तो मुलाकात हुई बाप से, कोई उन्होंने क्या? सर मैंने ना काफ़ी लोगों से पूछा कि यार ये बच्चा कहाँ का है। मुझे एक ना कॉल आती है, मलिक नाज़म साहब हैं मजांग के, उनका
अपना मेरे ख्याल कोई पंप है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार जिस बच्चे को आपने बचाया था, जिसकी आपने मदद की थी, वो मेरे दोस्त हैं, उसके मामू इधर मेरे पास रहते हैं, वो आपको टीवी पे देख रहे थे, आपको सब लोग दुआएं दे रहे हैं। और मैंने उनको कहा नाज़िम साहब उसकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा यार आज 12 बजे वो उसकी डेथ हो गई है, तो कल उसकी बॉडी मिलनी है। मैंने कहा मलिक साहब मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसकी नमाज जनाजा के लिए आऊँ, लेकिन मुझे इल्म नहीं है वो कहाँ रहते हैं। किसी ने बोला रायमंड है, किसी ने बोला किधर है, कोई कहता था पठान है, मुझे इल्म नहीं है ये कौन है। बहरहाल उन्होंने मुझे फिर एड्रेस बताया, फिर मैं अपनी मदद के तहत उधर गया हूँ। जब मैं उधर गया हूँ तो काफ़ी लोग जमा थे, वालिद साहब उनके अंदर ग्राउंड में अब दीदा होकर बैठे हुए थे, बेचारे रो रहे थे। जब वो लड़कों ने मुझे देखा ना तो वो आपस में एक दूसरे को कहने लग पड़े, वो आ गया। अच्छा मैं परेशान हो गया कि खुदा न खास्ता कि इनमें कोई ऐसा जज्बाती बंदा ना हो कि यार आप कौन है, आप किन की तरफ से हैं, ये है वो है, मैं क्या कोई मसला ना बन जाए। बहरहाल उन्होंने मेरे भाई उसका गल लग के रोने लग पड़ा। बाखुदा मुझे खुद भी रोना आ गया। मैं भी एक बच्चों का बाप हूँ, तो ये समझता हूँ कि औलाद का दुख कितना बड़ा दुख है। जब मैं उनके वालिद साहब को मिला था तो आप यकीन करें वो मुझे गले लगा के रो रहे थे ना जब, तो मैं अल्लाह ताला के आगे आरज़ू कर रहा था, या अल्लाह किसी का जवान बेटा किसी के बाप के कंधों पे ना जाए। ये बाप का बहुत बड़ा हौसला है, हौसला क्या वो टूट चुका है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना हमने कभी किसी से झगड़ा किया है, हम हलफ भी देने को तैयार है, हमारा बच्चा बिल्कुल बेगुनाह था। मैं कहा अल्लाह को ये मंजूर था, ये होना था, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आप यकीन करें जब उसका भाई देखा ना, 2 भाई थे, एक भाई चला गया, अब एक भाई बेसहारा, बाप उसको देख देख के वो गिर रहा है, मर रहा है, अब उसकी ज़िंदगी कैसी है ये तो अल्लाह ताला उसको सब्र दे सकता है। तो उसको देख के ना यकीन करें घर तक आते तक मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। हम मारने वाले कभी नहीं देखते यार, किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, किसी को हक मार रहे हैं, किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह का भी तो एक दिन देना है ना, ये तो कत्ल तो छुपता नहीं है, चाहे कुछ भी है, ये फैसला मेरे अल्लाह के पास है। ठीक है आरिफ साहब, आखिरी एक आप बात बताइएगा कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो पुलिस के थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे, पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। जब आप ये मदद कर रहे थे, वो वीडियो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो खून में लथपथ था बच्चा, और पता चल रहा था 20-22 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, और बिल्कुल वो नाउम्मीद था उसकी, जिस तरह ब्लीडिंग उसकी हो गई थी। तो ऐसा कोई आपके दिल में ख्याल आया कि यार कोई ये पता नहीं क्या सोचेंगे, या उसके बाद किसी ने आपसे, पुलिस ने या किसी ने पूछा कि भाई तुमने मदद की है, क्यों की है, कोई ऐसी सर बात पता क्या है, ये तो पहला हादसा है ना, ये पहला हादसा नहीं है। मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में मामला देखे हैं, मनामे का मामला, 1-5 का मामला और FIA का मामला, MDO के बाद का, मैं हर जगह पे पहुंच जाता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ये किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो जाने। मैं अपना ईमान रखता हूँ, और ईमान को मद्देनज़र रख के अपने दिल को तसल्ली दे के और हौसले से मैं ये काम करता हूँ, एक इबादत समझ के, ना जाने कोई शोहरत हासिल करने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है। मैं ये कहता हूँ यार ये भी तो किसी माँ के बेटे हैं ना, जो हमारी ड्यूटी दे रहे हैं या जो हमारे सरों पे खड़े हैं, तो हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं। जब इनको कोई नुकसान होता है तो फिर भी इनके घर में जाके देखने वाला माहौल होता है कि इनकी माएँ कैसे तड़प रही हैं, कि हमने कैसे पढ़ा के पुलिस में भर्ती कराया था, हमारा बेटा शहीद हो गया, हमारा भाई शहीद हो गया। जो दहशतगर्द आके शहीद करते हैं वो ये दर्द नहीं रखते, जिनके होते हैं उनको पता होता है, या जो देख रहे होते हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, जिनमें इंसानियत है। मैं तो ये समझता हूँ जो भी कोई ज़ख्मी होता है, मैं ये समझता हूँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मुसलमान भाई है, हमने इसकी मदद करनी है। इमाम हुसैन के वक़्त भी तो यजीद थे ना, आज भी हैं, लेकिन बचाने वाला भी है, मारने वाले भी हैं, जिसको रब चाहे। हाँ बिल्कुल ठीक अल्लाह है, ने ड्यूटी लगाई हुई है। बिल्कुल ठीक है। ये आरिफ साहब का जज्बा था। यकीनन अगर हर किसी इंसान के अंदर यही जज्बा पैदा हो जाए तो फिर हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं वो शायद ख़त्म तो ना हो सके, लेकिन कम ज़रूर हो जाए। जो वाक़या हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया, और उन विजुअल्स के ज़रिए, उन मनाज़र के ज़रिए सिर्फ़ एक शख्स था
दूसरी जानिब पुलिस के वो डीएसपी थे जो कह रहे थे कि कोई मदद करे, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। और आरिफ साहब ने ये जज्बा इनके अंदर था। और इससे पहले जिस तरह इन्होंने बताया कि वो चाहे 15 के दफ्तर में जब पुलिस के ऑफिस में ऐसे दहशतगर्दी का वाक़या होता है, मनावा ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह का वाक़या होता है, तो ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वहाँ पे तमाम पुलिस एहलकारों की या कोई भी महकमा हो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू, मकतूल के करीबी अजीज़ों के ख़यालात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालबात और ऐनी शाहिदीन की दास्तान रखी। पुलिस ने इस मुकदमे में 302 की दफ़ा के तहत कार्रवाई करते हुए एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। और एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी फरत अब्बास का कहना है कि बाकी मुल्ज़मान भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। लेकिन असल सवाल अपनी जगह कायम है। अगर इंसाफ के हसूल के लिए आने वाले लोग अदालत के हाथे में ही गैर महफूज हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या सिर्फ सख्त हदायत देना काफ़ी है, या कभी ऐसा भी होगा कि जिनकी सुपरविजन में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं उन्हें सज़ा भी दी जाएगी? ये लम्हा सोचने का है। कानून के मुहाफ़िज़ों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी और आवाम को ये यकीन दिलाना होगा कि अदालतें इंसाफ के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती हैं। अगर सिक्योरिटी के निज़ाम में बार बार खला पैदा होता रहा तो इंसाफ के तकाज़े अधूरे रह जाएंगे। यकीनन हम इस सवाल के जवाब का इंतज़ार करेंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।